मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 13 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभय के जाने के बाद आध्या वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी थी, जहाँ से अभी अभी अभय बाहर निकला था। उसका बदन काँप रहा था, ना जाने डर से, अपमान से या फिर गुस्से से। उसने धीमे से खुद को संयम में लिया। पर्सनल असिस्टेंट हूँ, कोई गुलाम नहीं, वह फुसफुसाई और बेड से उतरी। धीरे धीरे वॉशरूम की ओर बढ़ी। वॉशरूम में आध्या शीशे के सामने खड़ी थी। उसने पानी से चेहरा धोया, लेकिन आंसू पानी से पहले ही बह चुके थे। आध्या खुद से बोली, क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या चाह रहे हैं अभय सिंह राणा मुझसे? कभी जिद, कभी साजिश, कभी नज़दीकियाँ, कभी बेरुखी। कोई तो हो जो इन सवालों का जवाब दे सके। पर नहीं, मैं तो बस एक गुलाम हूँ जिसे जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझते। चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारकर खुद को संयत करने की कोशिश की। बाहर निकली और जैसे तैसे काम में लगने की कोशिश की। तभी उसकी मोबाइल की रिंगटोन बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, काव्या कॉलिंग। आध्या ने फ़ोन उठाया। काव्या उत्साहित आवाज़ में बोली, कहाँ है तू? आज तो संडे है, एक ही ऑफिस में होते हुए भी हफ्तों से नहीं मिले हैं। चल ना, आज पुराने अड्डे पर चलते हैं, खूब सारी बातें करेंगे। आध्या पल भर को चुप हो गई थी। क्या कहूँ तुमसे काव्या, कैसे बताऊँ कि मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ? आध्या धीरे से झूठ बोलते हुए बोली, कहाँ रहूँगी, घर पर ही हूँ यार, बस थोड़ा काम था, टाइम नहीं मिल रहा है। काव्या झुंझुलाते हुए कही, तू ना एकदम बदल गई आध्या। पहले तो तू ही सबसे ज़्यादा प्लान बनाती थी और अब बुलाओ तो भी नहीं आती। ठीक है, मैं तुझे लेने आ रही हूँ, रेडी हो जा। आध्या जल्दी से बोली, नहीं काव्या, मैं नहीं आ सकती हूँ, सच में घर में बहुत काम है। अगली बार पक्का, शायद कल मैं ऑफिस में खुद मिलने आ जाऊँगी। काव्या की आवाज़ धीमी हो गई थी। वह उदासी से बोली, ठीक है यार, तुझे तो फोर्स भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर मन बदल जाए तो कॉल ज़रूर करना। और हाँ, अपना ख्याल रखना। फ़ोन कटते हुए गहरी सांस ली और अपने आप से बोली, सॉरी काव्या, क्या कहती तुझसे जब मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ। कि वो पत्थर दिल आदमी अभय सिंह राणा मुझे चैन से जीने भी नहीं देता। क्यों मेरी हर कोशिश नाकाम कर देता है। मालूम नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। यदि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं किए होते तो मैं अब तक इस जॉब को लात मारकर निकल गई होती। मुझे पहली बार बहुत अफसोस हो रहा है कि काश मुझे इंग्लिश समझ में आती तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ ली होती, तो आज मैं यहाँ नहीं फंसती। वहीं दूसरी ओर अभय अपने चेयर पर पीठ टिका बैठा हुआ था और निराला का बोलने का इंतजार कर रहा था। निराला कपूर बोला, राकेश बहुत महत्वाकांक्षी था, उसके इरादे साफ नहीं होते और जीत तो ऐसी कि अगर ठान ले तो पूरा करके ही दम लेता। अभय ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। चेहरा स्थिर लेकिन आंखों में गहराई थी। निराला जारी रखते हुए कहा, मैं और राकेश सगे भाई नहीं हैं। मैं पिताजी के साथ मुंबई में रहा और वो अपनी माँ के साथ इंदौर में, लेकिन फिर पिताजी ने उसे भी अपने पास बुला लिया। यहीं से हमारी मुलाकात शुरू हुई। अभय ध्यान से सुनता रहा। उसकी उंगलियाँ चेयर की बाह पर थिरक रही थी। निराला बोला, मैं तब पिताजी के साथ में ही काम करता था और राकेश तुम्हारे दादाजी ओमकार राणा जी के लिए बॉडीगार्ड बन गया। वो धीरे धीरे उनका विश्वास जीतने लगा। ओमकार राणा भी उस पर विश्वास करने लगे थे। वह कब क्या करते, कैसे करते, यह सिर्फ राकेश को ही मालूम होता। लेकिन राकेश के इरादे खतरनाक थे। उसका मकसद कुछ और ही था। वह तो खुद मुंबई पर राज करना चाह रहा था, इसलिए वो राजनीति की दुनिया में कदम रखना चाहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी आभा सिंह राणा पर, जो तुम्हारी सौतेली बुआ है। अभय की आंखों में एक क्षण को चमक आई, लेकिन चेहरा अभी सख्त था। निराला बोला, आभा जी राकेश को पसंद करने लगी थी। वह सुंदर थी, प्रभावशाली थी और सबसे जरूरी ओमकार जी की विश्वास थी। राकेश जानता था कि राजनीति में कदम रखने के लिए यही सबसे आसान रास्ता है। निराला थोड़ी देर रुककर बोला, सच कहूँ, राकेश को समझना नामुमकिन है। वह क्या सोचेगा, क्या करेगा और कब धोखा देगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वह न केवल चालाक है, बल्कि अपनी साजिशों में मासूमियत की परत चढ़ाना भी जानता है। अभय ने गहरी सांस ली। उसके होठ सख्ती से भिज गए थे।
फिर निराला बोला, एक दिन मुझे उसका वो सच मालूम चला जिससे सभी अनजान थे। कैसा सच? क्या मालूम चला था राकेश के बारे में? शौर्य ने पूछा। निराला का फ्लैशबैक। दोपहर का वक्त। ऑफिस का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आई एक औरत। सलवार सूट में, साधारण लेकिन बेहद असरदार चेहरा था। उसकी आंखों में एक साथ कई जज्बात थे, थकान, दर्द और गुस्से में जलती बेचैनी। निराला एक फाइल पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी वह चौंक गया। निराला कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गया था। वह औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन टूटी हुई थी। औरत आवाज़ में घबराहट और गुस्से लिए बोली, राकेश कहाँ है? बोलो, कहाँ है वह? निराला एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो हैरानी से कहा, कौन हो तुम? तुम अंदर कैसे आ गई? वो औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मैं सुजाता हूँ, राकेश की पत्नी और उसकी 2 बच्चों की माँ। 1 महीना हो गया वह न घर आया और ना कोई खबर दी। मजबूर होकर मुझे यहाँ आना पड़ा। यही काम करता है न वह? निराला अवाक था। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वह शब्द खोज रहा था, लेकिन सुजाता की आंखें ही काफ़ी थी सच बयान करने की। निराला मन में सोचते हुए बोला, राकेश की शादी, बच्चे? उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। यह सब उसने कब किया? और यहाँ तो वह आभा सिंह राणा से शादी करने का सोच रहा है। चल क्या रहा है उसके दिमाग में? सुजाता चिखते हुए बोली, बुलाओ उसे, अभी के अभी। निराला ने कांपते हाथों से फोन उठाया और राकेश को बुला लिया। कुछ ही देर में राकेश ऑफिस आ गया। उसकी आंखों में ना तो शर्म थी, ना ही कोई पछतावा। वो सुजाता को बिना कुछ कहे चुपचाप अपने साथ ले गया। उसके बाद मैंने सुजाता को कभी नहीं देखा। मैंने कई बार राकेश से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन शराब के नशे में उसने वो सच कबूला। राकेश बोला, सुन निराला, तुझे मेरा साथ देना होगा। तू भाई है मेरा। देख, सच है कि सुजाता मेरी पत्नी है और उसके साथ मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन जिंदगी में वो मज़ा नहीं जो मज़ा मुझे आभा से शादी करने के बाद मिलेगा। तुझे वो प्रिंटर कंपनी का मालिक बनना है ना? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे उस प्रिंटर कंपनी का मालिक बनाऊंगा, लेकिन तुम मेरी और सुजाता की शादी का जिक्र किसी के सामने नहीं करेगा। किसी को नहीं बताएगा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। देख, हम दोनों भाई मिलकर इस मुंबई पर राज कर सकते हैं। उस ओमकार राणा का तलवा चाटते चाटते मैं थक गया हूँ। एक बार मेरी आभा से शादी हो गई, उसके बाद हमारे पास सिर्फ दौलत ही दौलत होगा। मैं उसके घर का दामाद बन जाऊंगा और फिर आभा के जरिए उसकी दौलत, उसकी शोहरत सब अपने नाम कर लूँगा। निराला की आंखों में चमक आ गई थी। वह लालच में पड़ गया था और राकेश की बात मान ली। लेकिन जितना आसान राकेश ने सोचा था उतना आसान नहीं था। ओमकार राणा को उसका इरादा मालूम चल गया था। उनके और राकेश के बीच में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यह मुझे नहीं मालूम। बस राकेश के मुंह से मैंने यही सुना है कि ओमकार राणा ने उसे धोखा दिया है, उसका इस्तेमाल किया है। मैंने सुजाता को सच में उस दिन के बाद कभी नहीं देखा, ना ही कभी राकेश ने उसकी जिक्र की। मुझे ऐसे भी उसकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। बस मुझे इतना ही मालूम है अभय चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में उबाल थी। निराला ने सब बताया, पर नहीं बताया तो सब कुछ। अभय धीरे और सर्द आवाज में कहा, और तू क्या छुपा रहा है निराला? निराला चुप हो गया, क्योंकि उसके अंदर और भी गहरे राज दबे हुए थे, जो अगर बाहर आ जाए तो सिर्फ अभय ही नहीं, पूरा राणा परिवार हिल जाएगा। तू भी तो मेरे दादाजी का बॉडीगार्ड हुआ करता था। अभय ने अपनी बात को रिपीट किया। निराला ने कहा, कुछ दिन मैं भी बॉडीगार्ड के रूप में वहाँ काम किया है, लेकिन जैसे ही मुझे प्रिंटर कंपनी मिली मैंने वह जॉब छोड़ दिया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, जो जानना था तुम्हें बता दिया है अभय। अभय गुस्से में बोला, नहीं, तू कुछ छुपा रहा है। मैं देख सकता हूँ तेरे चेहरे पर डर है तुझे, लेकिन किसका डर? निराला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एक पल को अभय से टकराई और फिर फौरन दूर देखते चली गई। उसके मन की गहराइयों में कुछ खोल रहा था जो हम सुन सकते थे। निराला मन में सोचते हुए, मैं अब तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ अभय। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ राकेश का वह सच बताया है, लेकिन इससे आगे नहीं। उससे आगे की सच्चाई में सिर्फ राकेश ही नहीं, तुम भी शामिल हो। वह रात, वह आग, वह खून। ओह नहीं, यदि मैंने कुछ और कहा तो फिर तुम्हारा भी सच सामने आ जाएगा। और अगर ओमकार राणा को भनक भी लग गई कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है, तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
मैं ओमकार राणा से दुश्मनी नहीं ले सकता। नहीं नहीं, मैं वो मौत नहीं मरना चाहता जो वह देता है। वह प्रेजेंट में लौटते हुए एक जबरदस्ती की मुस्कान पहन ली और अभय की ओर देखा। निराला बोला, तुम्हें जो जानना था जान गए अभय, अब मुझे जाने दो। अभय की आंखें सख्त थी, लेकिन वो जान गया था कि निराला डर के साए में जी रहा है और उस डर का नाम है ओमकार राणा या राकेश कपूर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मिस्टीरियस स्माइल तैर रही थी। उसकी हेजल आइज किसी शिकारी की तरह निराला को घूर रही थी। अभय धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है निराला, सगा नहीं तो सौतेला ही सही, भाई तो था राकेश, और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा उसके बारे में। निराला की आंखें झुक गई थी। वह जानता था कि अभय उसकी हर हरकत पढ़ रहा है। अभय तेज और सर्द लहजे में बोला, चलो मान लिया कि तुम सच कह रहे हो। अब यह तो जानते ही होंगे कि उसके बच्चे कहाँ हैं, या ये भी नहीं जानते? निराला धीरे से नाम में सिर हिलाया और कहा, देखो अभय, सच कहूँ तो मैं कुछ नहीं जानता। पिताजी की मौत के बाद हम दोनों के रास्ते जुदा हो गए थे। ना हम दोस्त थे और ना ही दुश्मन। जो भी बात हुई बस काम की हुई। अभय कुर्सी से उठा। उसके कदम भारी लेकिन संतुलित थे। अभय धीरे से लेकिन सख्ती से कहा, तुम मुझे अधूरा सच देकर खुद को चालाक समझ रहे हो, पर हो नहीं। जब तक पूरा सच नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी आज़ादी एक सपना है और मेरी गुलामी तुम्हारी हकीकत। वह मुड़कर बाहर जाने लगा। तभी निराला गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम धोखा नहीं दे सकते हो अभय। मैं जो जानता था सब बता दिया, अब छोड़ दो मुझे प्लीज। अभय एक पल को रुका, फिर बिना पीछे देखे धीरे से बोला, मुझे पूरा सच जानना है निराला, पूरा सच। यह कहते हुए अभय वहां से निकल गया। बिल्डिंग से बाहर अभय निकल आया था। साथ में सौर्य, राघव और लकी भी थे। सौर्य ने धीरे से पूछा, भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अभय ने बिना उसकी ओर देखे कहा, जानता हूं कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। यही न कि मैंने निराला से राकेश के बारे में ही क्यों पूछा, उस रात का जिक्र क्यों नहीं किया जो मुझे आज तक सोने नहीं देती, उस राज के बारे में क्यों नहीं पूछा जिसे ओमकार राणा और हमारा पूरा परिवार सालों से मुझसे छिपा रहा है, अपने अतीत की परतें क्यों नहीं उधेरी। सौर्य चुपचाप सुनता रहा। कुछ कहने ही वाला था कि अभय ने आगे कहा, इसलिए सौर्य, क्योंकि अगर मैं उससे यह सब पूछता तो या तो वो कुछ बताता ही नहीं, या फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो, या फिर उसे पता चल जाता कि मुझे ओमकार राणा की असलियत मालूम है। वो समझ जाता कि मैं उनके खिलाफ हूँ, उन्हें बर्बाद करना चाहता हूँ। वो कुछ देर चुप रहा। यह भी तो हो सकता है भाई कि निराला को सच में कुछ भी मालूम नहीं, राघव ने कहा। हो सकता है, इसलिए मैंने उससे सिर्फ राकेश का सच जानना चाहा। मुझे यकीन है राघव, राकेश का सच मुझे मेरे उस सच तक जरूर ले जाएगा जिसे इतने सालों से मुझसे छिपाया गया है। मैं निराला के मन में शक नहीं पैदा करना चाहता था। यदि उसे शक हो जाता तो यह शक ओमकार राणा तक जरूर पहुंच जाता और फिर ओमकार राणा संभल जाता। मैं कोई भी मौका नहीं देना चाहता हूं उन्हें संभलने का या फिर से मेरी जिंदगी के साथ खेलने का। सौर्य ने पूछा, भाई मुझे एक और बात समझ में नहीं आई। निराला के अनुसार दादाजी ने राकेश को धोखा दिया। वो किस धोखे का बात कर रहा था? बल्कि हमें जहां तक मालूम है कि राकेश ने उन्हें धोखा दिया है आभा कपूर से शादी करके। फिर राकेश किस धोखे का जिक्र करता है, यही तो मालूम करना है। अभय राघव से तेज और सर्द आदेश में बोला, राघव तुम आज ही इंदौर निकलो, सुजाता की पूरी कुंडली निकालो, उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसके बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि अब वही बच्चे बनेंगे राकेश को हराने का मेरा सबसे बड़ा हथियार। राघव सिर झुकाकर बोला, जी भाई, मैं जल्द ही सब इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आता हूँ। राघव वहां से तुरंत रवाना हो गया। अभय अब सौर्य की तरफ देखते हुए कहा, सौर्य, इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी अभी के लिए ढीली कर दो, निराला को यहाँ से भागने दो और फिर उसकी हर हरकत पर नजर रखो। मुझे देखना है कि वो किससे मिलने के लिए भागता है, ओमकार राणा से या फिर राकेश कपूर से। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अभय धीरे से लेकिन ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि निराला जो मुझे बता रहा है वो पूरा सच तो नहीं है। वह किसी एक से तो डर रहा है, या तो ओमकार राणा से या फिर राकेश कपूर से। अब देखना है कि उसका यह डर उसे किस तक ले जाता है। सौर्य कसकर बोला, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा भाई। अभय मुस्कुराया और फिर कहा, ठीक है, तुम यहाँ सब संभालो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
वह अपनी काली कार की तरफ बढ़ने लगा तो सौर अनोइंग फेस के साथ पूछा, पर भाई आज संडे है, फिर ऑफिस क्यों? आज तो आपको घर आना चाहिए था। बहुत दिन से आप घर भी नहीं आए हैं। माना कि दादाजी और परिवार वाले ने आपसे आपका अतीत का सच छुपाया है, लेकिन वहाँ पर मैं हूँ, आस्था है, मधु है, छोटी चाची है, हमारे लिए तो आ सकते हैं ना। अभय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं नहीं आ सकता। ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। यदि मुझे टाइम मिला तो आज रात का डिनर हम साथ में करेंगे। वो अपनी कार में बैठ जाता है और लकी कार को आगे बढ़ा दिया। उसके जाते ही सौर खुद से बोला, जानता हूँ भाई, आप चाहे मुझे कुछ भी ना बोले, लेकिन आपकी हालत समझता हूँ। आपको अपने ही घर में घुटन होती है, अपनों के बीच में भी आप बेगाने हो जाते हैं। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी ना हो। हम आपको नहीं खो सकते हैं भाई। कहते हुए वह एक ठंडी आह भरता है। वहीं दूसरी ओर राणा इंटरप्राइजेज बिल्डिंग के बाहर एक चमचमाती लग्जरी कार कंपनी के सामने आकर रुकती है। दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उसकी हर चाल में कॉन्फिडेंस था, पहनावे में क्लास था। डिजाइनर ड्रेस, ब्रांडेड घड़ी, स्टाइलिश गॉगल्स और हाई हील्स की टकटक से उसका आना किसी मॉडल के रैंप वॉक जैसा लग रहा था। इधर आध्या धीरे से मुस्कुराते हुए खुद से बोली, धन्यवाद मेरे बजरंगबली, फाइनली हो गया, अब मैं घर जा सकती हूँ। बस एक बार मिस्टर राणा आ जाए और मुझे जाने की इजाज़त दे दे। और हाँ, अब तो मैं अपनी सहेलियों से भी मिल सकती हूँ। फ़ोन करके कह देती हूँ उन्हें शाम को प्लान बनाए। वह मोबाइल निकालकर कॉल लगाने ही वाली होती है, तभी पीछे से सख्त तीखी आवाज़ आती है, वह अजनबी लड़की की। एक्सक्यूज़ मी, हु द हेल आर यू? आध्या चौंककर पलटती है। सामने वही लड़की खड़ी है जो कार से उतरी थी, सुंदर, कॉन्फिडेंट और आंखों में साफ ताना लिए। लड़की आंखें सिकुड़ते हुए पूछी, तुम कौन हो और अभी के केबिन में क्या कर रही हो? आज संडे है और इस दिन तो ऑफिस बंद होता है, कोई एम्प्लॉय लगती हो, लेकिन इस ऑफिस के एम्प्लॉय को भी बिना अभी की इजाज़त उसके केबिन में आने की इजाज़त नहीं है। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? आध्या कुछ कहने ही वाली होती कि लड़की बिना रुके बोलते जाती है। वह तिरस्कार स्वर में बोली, ड्रेस देखकर साफ लग रहा है क्लास में काफ़ी लो हो, लेकिन हाँ, शकल से इतनी भी बुरी नहीं लगती हो। शायद यही सोचकर आई हो कि अपनी इस शकल से मेरे अभी को फंसा लोगी। वह एक कदम उसके करीब आती है। उसकी आवाज़ में घमंड और ताना दोनों था। माय डियर, अभी उन लड़कों में से नहीं है जो हर सुंदर लड़की पर फिदा हो जाए, और तुम जैसी लड़कियां उसके आसपास भी नहीं भटक सकती। आध्या अवाक खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। अभी तक वो तो सिर्फ उसकी प्रेजेंस में उलझी हुई थी। वह लड़की बुदबुदाई, और इतनी बेशरम है कि अभी के केबिन तक भी आ गई, जहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। मेघना, आवाज़ सुनते ही दोनों लड़कियां दरवाजे की तरफ मुड़ती है। वहाँ से आ रहा था अभय सिंह राणा, काले बिजनेस सूट में, आंखों पर गहरे ब्लैक गॉगल्स, बाल सलीके से जेल से सेट किए हुए और हमेशा की तरह बेहद स्मार्ट, हॉट और चार्मिंग। उसे देखते ही मेघना की आंखें चमक उठती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अभय हल्के मुस्कान के साथ कहा, मेघना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? अभी उसकी बात पूरी हो भी नहीं पाई थी कि मेघना एक झटके से उसके गले लग जाती है। वह भावुक होकर बोली, अभी आई रियली मिस्ड यू। उसका गले लगना इतना अचानक था कि अभय के हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक जाते हैं। वह असहज महसूस करता है और उसकी नज़रें सामने खड़ी आध्या पर जाती है, जो खुद को पूरी तरह उस काम में व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों में साफ अनकहे सवाल और दर्द थे। आध्या की इस तरह से अनदेखी से अभय को अजीब सा महसूस होता है, कुछ चुभता हुआ तो कुछ खोया हुआ। मेघना उससे अलग होकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं एयरपोर्ट से सीधे यहीं पर आ रही हूँ। अभी मुझे आस्था ने बताया कि तुम ऑफिस में ही होगे, इसलिए मैं सीधे तुमसे मिलने यहाँ चली आई। सबसे पहले तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अभय हल्की मुस्कान के साथ मेघना से बोला, तुम आने वाली हो इसकी कोई खबर भी नहीं दी? मेघना हंसते हुए और झट से जवाब देती है, तुम्हें सरप्राइज देना था भी। अगर बता देती तो तुम्हारी ये सॉफ्ट एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए बिना बताए चली आई। अभय हल्का मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नज़रें अभी आध्या की ओर घूमती है, जो अब तक शांत खड़ी थी।
तभी आध्या आगे बढ़ती है। उसके हाथ में एक भारी फाइल थी। आध्या बोली, सर मेरा काम कंप्लीट हो गया है, ये रही प्रिंट आउट की कॉपीज। वो फाइल उसकी तरफ बढ़ाती है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? उसकी रवैया पूरी तरह से औपचारिक था, लेकिन मेघना उसकी मौजूदगी से पहले से ही चिढ़ी हुई थी। वह आंखें मटकाकर जहर घोलती आवाज में बोलती है, हेलो डियर, काम हो गया तो फाइल टेबल पर रखो और यहाँ से निकलो। उसकी यह रूखी और अपमानजनक बात सुनकर केबिन में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। आध्या चुपचाप अभय की ओर देखती है, जैसे उम्मीद करती है कि वह कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, लेकिन अभय जैसे जानबूझकर अपनी निगाहें फेर लेता है। अब मेघना एक कदम आगे आती है और तीखे लहजे में कहती है, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अब यहाँ से जाओगी? और हाँ अभी, ये लड़की संडे के दिन तुम्हारे केबिन में कर क्या रही थी? तुम तो किसी भी एम्प्लॉय को अपने केबिन में एंटर तक नहीं करने देते, फिर यह कैसे? अभय काफी शांत लहजे में, लेकिन उसकी आवाज में अथॉरिटी थी, बोला, यह मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, इसे इजाजत है। आध्या कुछ पल खामोश रहती है और फिर बिना कुछ कहे धीमे कदमों से केबिन से बाहर निकल जाती है। आध्या के बाहर जाने के बाद अभय एक पल को खामोश खड़ा रहा और मेघना हैरानी से उसकी ओर देख रही थी, जहां उसकी नजरें अब फाइल की ओर नहीं बल्कि उस दरवाजे की ओर थी जहां से आध्या गई थी। एक तीखी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है। उसके चेहरे की नरमी बिल्कुल अलग थी। मेघना मन ही मन सोचती है, ये लड़की बिल्कुल भी अभी के स्टैंडर्ड की नहीं है। मुझे तो उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं लगा कि वो अभी की पर्सनल असिस्टेंट बन सके। अब तक तो अभी ने किसी भी लड़की को अपने पास तक नहीं आने दिया, तो फिर अब ये कैसे? वो अपनी आंखें संकरी करते हुए हल्की सी गर्दन मोड़ती है। नहीं, कुछ तो है, लेकिन जो भी है अब वो नहीं रहेगा। अब इन्हें बंद करना होगा। मेरे अभी की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मेघना हो सकती है। किसी और लड़की को ना हक है और ना ही इजाज़त है मेरे अभी के पास आने की भी। वह मेरा था और मेरा ही रहेगा, और अगर कोई बीच में आई तो मैं उसका अंजाम सोच चुकी हूँ। अब मेघना मुस्कुराने लगती है, लेकिन अब वह मुस्कान मीठी नहीं, खतरनाक थी। वह अभय की बाह थामती है और मिठास से लिपटी आवाज में कहती है, चले अभी? कहाँ? पूछते हुए अभय उसकी बाह से अपनी बाह छुड़ाई और अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। मेघना अभय की ओर देखी और हौले से मुस्कुराते हुए कही, तो क्या आज तुम संडे के दिन भी काम ही करोगे? देखो, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता आज का दिन सिर्फ मेरा होना चाहिए? वो थोड़ा झुकती है और उसकी और आवाज में हल्की मासूमियत का तड़का लगाते हुए बोली, आज सब मेरे नाम कर दो। चलो कहीं कॉफी पीने, बहुत थक गई हूँ। एक कप कॉफी तो पी ही सकते हो ना मेरे साथ? अभय उसकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जैसे कि किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वह मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इतना टाइम निकाल ही सकता हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ, तुम जहाँ कहोगी मैं चलूँगा। मेघना ने अभय की बात सुनी और उसका चेहरा चमक उठा। वह धीरे से और खुद से बोली, तुम नहीं बदले अभी। मुझे डर था कि हमारे बीच की दूरियां कहीं तुम्हें बदल ना दी हो, लेकिन नहीं, मैं आज भी तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हूँ। मैं रेडी होती हूँ, और हाँ, इस बार कॉफ़ी तुम्हारी पसंद की नहीं, मेरी पसंद की होगी। अभय बस हल्के से सिर हिलाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी आध्या का ही ख्याल चल रहा था। बाहर की सड़क। आध्या ऑफिस से बाहर निकलती है। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा उतरा हुआ था और आंखें थकी हुई थी। आध्या धीरे से खुद से बोली, अब तो जैसे आदत सी हो गई है सबकी तीखी बातें सुनने की। एक हल्की सी हंसी उसके होठों पर आती है, जो दर्द छुपाने की असफल प्रयास करती है। ऑटो में बैठी आध्या के मन में उथल पुथल मच रही थी। मन में वो सोचते हुए बोली, कैसे करूंगी दादी का सामना? क्या कहूंगी उन्हें कि कल रात मैं ऑफिस क्यों गई थी? क्या जवाब दूंगी मोहल्ले वालों को? सबकी आंखें जैसे सीधे सीधे चीर देती है मुझे। ऑटो मोहल्ले में प्रवेश करता है। मोहल्ले की गलियों में घुसते ही कुछ औरतें फुसफुसाने लगती है। लड़कों की आंखों में घिनौनी चमक झलकती है। ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम जी यहीं रोक दूं? आध्या बोली, हाँ भैया, आप यहीं रोक दीजिए। वो धीरे से उतरती है। मोहल्ले वालों की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। वह तेज कदमों से अपने घर के अंदर जैसे ही एंटर करती है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। आंखों में उसकी बेबसी और लाचारी झलक जाती है। उसके होठ कांप रहे थे। क्या होगा कहानी में आगे?
क्या मेघना कि आने से अभय और आध्या की बढ़ती नज़दीकियाँ दूरियों में बदल जाएगी? क्या अभय राकेश के बच्चों तक पहुंच पाएगा? क्या रंग लाएगी अभय और आध्या की प्रेम कहानी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।